एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो हमारा चैप्टर है थर्ड, आपकी हिंदी आरओ का। उसका चैप्टर थर्ड है हमारा कविता के बहाने, और यहाँ पर इसके जो लेखक हैं वो हैं कुंवर नारायण जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान, भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि कविता की जो उड़ान है और जो चिड़िया की उड़ान है वो कुछ कुछ एक जैसी होती है। ठीक है, कवि जो हैं वो कहते हैं कि क्या है, जो कविता चिड़िया की उड़ान है और कविता की उड़ान है वो कुछ कुछ एक जैसी होती है, मगर दोनों की उड़ान में फ़र्क केवल इतना होता है कि जो चिड़िया की उड़ान है वो एक सीमा तक होती है, यानी कि वो आसमान में कुछ ऊपर तक जा सकती है, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती, एक उसकी सीमा है। मगर जो कवि की उड़ान है, ये कविता की उड़ान है, भावनाओं और कल्पना की उड़ान है, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। कवि कहते हैं कि अपनी कल्पनाओं के सहारे कहीं भी, अर्थात देश और समय की सीमाओं के परे भी अपनी सोच को उड़ाया जा सकता है। कविता और कवि की उड़ान को चिड़िया कभी नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया जो है वो एक घर से दूसरे घर के आंगन में और छत, पेड़ की डालियाँ, आसमान में थोड़ी दूर तक अपनी सीमा पर ही उड़ सकती है। लेकिन जो कवि है वो अपनी कविता में कल्पनाओं के पंख लगाकर देश और काल में जहाँ तक वो जाना चाहता है वो वहाँ तक जा सकता है, क्योंकि कविता की उड़ान एक विस्तृत होती है और उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए जो कवि हैं वो कहते हैं कि चिड़िया कविता की इस उड़ान को नहीं जान सकती, क्योंकि कविता की कल्पनाओं के पंख जो हैं उनके पंख लगाकर दूर तक उड़ान भर सकती है, और कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान की तरह सीमित ना होकर विस्तृत होती है। नेक्स्ट है कविता एक खिलौना। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो कविता है, ठीक है, कविता ठीक उसी प्रकार से विकसित होती है, महक बखेरती है, और जैसे कि एक फूल विकसित होता है, चारों ओर खुशबू बिखेर देता है। फूलों का विकसित होना और खुशबू बिखेरना कुछ ही समय के लिए होता है और कुछ समय बाद वो मुरझा जाते हैं, उनकी खुशबू भी खत्म हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत कविता के भावों का जो प्रभाव है वो बहुत अत्यधिक लंबे समय तक रहता है और जो हमेशा लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए कवि कहते हैं कि कविता के विकसित होने का जो अर्थ है वो फूल कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल जो है वो सिर्फ घर, आंगन, बाग, बगीचे में खिलते हैं, चारों ओर खुशबू जो है वो कर देते हैं, ठीक है, चारों ओर खुशबू बिखेरते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या है, मुरझा जाते हैं। इसके विपरीत जब एक कविता जो है वो विकसित होती है तो वो अपने भावों की खुशबू से हमेशा लोगों के दिलों में एक खुशबू बिखेरती है। कविता का प्रभाव हमेशा बना रहता है, कविता में सदैव एक नए पन को बनाए रखता है। इसलिए जो कवि हैं वो कहते हैं कि कवि की जो फूल है वो कभी भी कविता के बिना मुरझाए खिले रहने व खुशबू बिखेरने के राज को नहीं समझ सकता। कौन नहीं समझ सकता? फूल, क्योंकि फूल एक समय तक खुशबू बिखेरता है और जो कविता है वो लोगों के दिलों में खुशबू बिखेरती रहती है जब तक वो उन्हें याद रहती है। नेक्स्ट है हमारा कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यहाँ पर कवि जो हैं उन्होंने बच्चे को और उसके जो खेल है उसको कविता के समान बताया है, ठीक है।
कवि कहते हैं कि जिस प्रकार खेल खेलते समय जो बच्चे हैं उनकी कल्पनाएं असीमित होती हैं, ठीक उसी प्रकार कवि की कल्पनाएं भी असीमित हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलने के लिए कभी किसी के घर में चले जाते हैं, कभी किसी के में, यानी उस वक्त वो सब कुछ भूलकर सिर्फ क्या करते हैं, खेल खेलते हैं। उन्हें मतलब नहीं है वो कहाँ खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी तरह की सीमाओं या बंधन को नहीं जानती, वह भी सभी पर अपना प्रभाव समान रूप से डालती है। यही कारण है कि कवि ने बच्चों और कविता की तुलना की है। दोनों को एक समान बताया है, दोनों की कल्पनाएं असीमित होती हैं और दोनों ही अपने पराये का भेद नहीं जानते हैं। नेक्स्ट हमारी इसमें एक और कविता दी गई है, बात सीधी थी पर। यहाँ पर ये जो कविता है हमारी, इसके जो कवि हैं वो कुंवर नारायण जी हैं और ये कविता उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ली गई है। इस कविता में किसी भी बात को कहने के लिए भाषा की सहजता सरलता में जोर दिया गया है, ताकि जो कविता या बात है उसके भाव से जो उद्देश्य श्रोता हैं या पाठक हैं, यानी कि जो सुनने वाले या पढ़ने वाले हैं, वो उन तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई थी। इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि उनकी कविता के भाव बिल्कुल सीधे थे, जो कि श्रोताओं और पाठकों को सीधे समझ में आ जाने चाहिए थे, लेकिन भाषा को प्रभावी बनाने के कारण जो श्रोता व पाठक है, कोई भी उन भावों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। और कवि ने पाया कि उनकी जो कविता है उसमें भाषा की जटिलता होने के कारण कविता में एक टेढ़ापन आ गया है। नेक्स्ट है, उसे पाने की कोशिश में भाषा का उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी जो भाषा है या अपनी जो बात है वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी। ठीक है, कवि जो बात कविता के माध्यम से कहना चाहते थे वो बात स्पष्ट नहीं हो पाई, जिस कारण से लोग जो हैं वो कविता के भाव को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। अपनी बात को श्रोताओं और पाठकों तक आसानी से पहुंचाने के लिए कवि ने कविता में थोड़ा सा बदलाव भी किया। उन्होंने भाषा के जो शब्द हैं, ठीक है, भाषा के जो शब्द हैं, वाक्यांश हैं, वाक्य हैं, उन सबको बदल कर आसान किया, शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया और उन्हें तोड़ा मरोड़ा यानी कि छोटे बड़े किए शब्द, ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। अपनी भाषा में इस तरह का बदलाव किया जिससे कविता का भाव लोगों की समझ में सही तरह से आ सके। कवि ने पूरी कोशिश की, कवि कहते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की, या तो इस भाषा के बदलाव से उनके भाव लोगों तक पहुंच जाएं या फिर वो भाषा की इस उलटफेर के जंजाल से मुक्त हो जाएं, परंतु कवि को इससे कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी जो भाषा है उसके बदलाव के साथ साथ उनकी बात और भाव और भी ज़्यादा जटिल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उनकी भाषा, जब उन्होंने अपनी भाषा को बदलने की कोशिश करी तो भाषा के बदलाव के साथ साथ उनकी जो बात है और भाव हैं वो और भी अधिक जटिल हो गए, अर्थात उन्हें समझना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। नेक्स्ट है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि अपनी सारी समस्या को धीरज से समझे बिना वो हल ढूंढने की बजाय अधिक शब्दों में, मतलब कि वो उसे छोटा नहीं कर रहे थे, वो शब्दों में और भी ज़्यादा शब्दों के जाल में फंस गए। बात का पेच खोलने के स्थान पर वो और ज़्यादा टेढ़ा होता चला गया। कवि जो है उस पेच को बुरी तरह कसते चले गए, यानी कि वो बात को, जिस बात को वो लोगों तक सीधा पहुंचाना चाहते थे वो और भी ज़्यादा टेढ़ी हो गई। इससे कवि की जो भाषा है वो और भी ज़्यादा अधिक जटिल हो गई। कवि कहते हैं कि जब कवि को समझ में आया कि अपनी भाषा को प्रभावित बनाने के चक्कर में उन्होंने भाषा को जटिल बना दिया है, तो इस समस्या को धैर्यपूर्वक हल करने के बजाय अनजाने में कवि ने भाषा को और भी ज़्यादा जटिल बना दिया। इसके लिए कवि ने पेच का उदाहरण देते हुए समझाया कि जिस तरह दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए
पेच में खांचे होते हैं ताकि वस्तुओं पर पेच की पकड़ मजबूत हो सके, और पेच को अच्छी तरह से कसने के लिए उसे सही दिशा में घुमाना पड़ता है, क्योंकि गलत दिशा में घुमाने से जो पेच है वो कसने के बजाय खुलने लग जाता है, और ज़बरदस्ती कसने की कोशिश करने पर पेच के खांचे खत्म हो जाते हैं या फिर पेच टेढ़ा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कवि जो है कहते हैं कि बात पर भी यही बात लागू होती है। बात को सही तरीके से कैसे कहा जाए, कैसे लिखा जाए ताकि वो लोगों की समझ में आसानी से आ सके। इस समस्या को धैर्यपूर्वक समझें। कवि कहते हैं कि बिना कवि कविता के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर भाषा को और भी ज़्यादा जटिल बनाते चले जाते हैं। कविता में प्रभावशाली और जटिल शब्दों के प्रयोग से तमाशा देखने वाले, यानी कि जो कविता पढ़ने या सुनने वाले कवि हैं, उनकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, क्योंकि कविता देखने व सुनने में तो प्रभावशाली लग रही थी, लेकिन अंत में क्या हुआ, वही हुआ जिसका कवि को डर होता है। और उसके बाद सब लोग उनकी तारीफ़ करते हैं कि कविता तो बहुत अच्छी है, क्योंकि शुरू में सबको कविता सुनने में अच्छी लगती है। नेक्स्ट है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, ज़ोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि आखिर में वही होता है जिसका मुझे डर था। ठीक है, कवि कहते हैं कि जटिल भाषा का प्रयोग करने से और दिखने और सुनने में कवि की जो कविता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर तो दिख रही थी, लेकिन उसके भाव को किसी को भी, उसके जो भाव थे कविता में, जो अंदर कवि ने अपने भाव लिखे, वो किसी को खास समझ नहीं आ रहे थे। भाव स्पष्ट करने के लिए जब कवि ने ज़ोर ज़बरदस्ती भाषा में बदलाव किए तो कविता प्रभावहीन और उद्देश्यहीन हो गई। कविता केवल शब्दों के आसपास घूमती हुई नज़र आने लगी। नेक्स्ट है, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि आखिर में जब कवि अपनी बात और अपने भाव स्पष्ट नहीं कर सके तो उन्होंने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। कवि कहते हैं कि कहने का मतलब, कवि कहते हैं कि जब कवि हर तरह से बदलाव करने पर भी अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाए तो कवि ने अपनी कविता को उसी तरह छोड़ दिया जिस तरह से पेंच को अंत में ठोक दिया जाता है। और क्योंकि ना ही उसमें कोई कसाव रहा कि ना ही वो उसे और ज़्यादा कस सकते थे, यानी कि और ज़्यादा समझा सकते थे, और ज़्यादा अपनी कविता को स्पष्ट कर सकते थे, और ना ही वो किसी को समझ आ रही थी। कवि कहते हैं कि जिस स्थिति में कवि की कविता थी वो बाहर से देखने पर तो कविता जैसी लगती थी, परंतु उसमें क्या था, ना तो उसमें कोई भावों की गहराई थी और ना ही शब्दों में ताकत थी। उसके बाद कवि कहते हैं, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि अपनी बात जो है वो स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, तो एक शरारती बच्चे की तरह जो एक शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा कि क्या तुमने भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से बनाया या प्रयोग करा, क्या तुमने उसको सही से प्रयोग करना नहीं सीखा। कवि अपने आप से ही पूछ रहे हैं। ठीक है, कहने का अभिप्राय है कि अच्छी बात को कहने के लिए और अच्छी कविता को बनाने के लिए सही भाषा और सही शब्दों का प्रयोग होने चाहिए। सही बात अथवा भाव से जुड़ना आवश्यक है, तभी उसने समझने में आसानी होगी।